68 की उम्र में मैंने सोचा था कि जीवन का सबसे कठिन सफर मैंने पूरा कर लिया है। मेरे पति सुरेश, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे सहारे। हमारी शादी को 50 साल से ज्यादा हो चुके थे। आधी सदी हंसी, आंसू, संघर्ष और प्यार की। लेकिन मौत किससे पूछकर आती है? वो सुबह आज भी मेरी आंखों में ताजा है। रात को तो वह बिल्कुल ठीक थे। मेरे हाथ बना हल्दी वाला दूध पीकर मुस्कुराते हुए सोए थे। और सुबह उन्होंने मुझे आवाज तक नहीं दी। मेरे जीवन का सूरज उसी पल हमेशा के लिए ढल गया था। उनकी चिता की आंच मेरे हाथों में अभी तक महसूस हो रही थी और दिल में एक खालीपन जो कभी नहीं भर सकता था। 2 ही दिन हुए थे उन्हें गए और मैं पूरे घर में उनकी ही चहल पहल ढूंढ रही थी। उनकी खांसी की आवाज, उनका रोज का अखबार मांगना, उनका बिना वजह मुस्कुराना, सब गायब। पर शायद घर में किसी और के लिए यह दुख सिर्फ 2 दिन का था। उस सुबह मैं रसोई में खड़ी थी। अभी अभी गैस पर चाय चढ़ाई थी। कांच के गिलास में चम्मच की खनखनाहट मुझे खुद को संभालने में मदद कर रही थी, क्योंकि जब तक हाथ कुछ काम करते हैं दिल कम दुखता है। तभी बहू साक्षी रसोई के दरवाजे पर खड़ी हो गई। बिना किसी बोझ के चेहरे पर, बिना संवेदना की लकीर के एकदम सपाट आवाज में बोली, मम्मी जी, आप बोझ हैं, अब ये घर छोड़ दीजिए। मेरे हाथ कांप गए। गिलास नीचे गिरते गिरते बच गया। मैंने सोचा शायद मैंने गलत सुना है। मैंने धीरे से पूछा, क्या कहा तुमने? वह कंधे उचकाकर बोली, जो सुना वही कहा। अब पापा नहीं रहे, घर का खर्चा बहुत है, हम दोनों संभाल नहीं पाएंगे। और वैसे भी अब आप अकेली है तो कहीं और रह लीजिए, किसी वृद्ध आश्रम में या अपने भाई के घर। 68 वर्षों में पहली बार किसी ने मुझे बोझ कहा था, और वो भी मेरी अपनी बहू। उस घर में खड़े होकर जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था, अपनी जिंदगी काटकर। मैंने थके हुए स्वर में कहा, साक्षी, अभी 2 ही दिन हुए हैं सुरेश को गए, उनसे पहले तुमने ऐसा कभी नहीं कहा। वह मेरी बात काटते हुए बोली, तो क्या करूं, मैं सच नहीं बोलूं? पापा ने सब कुछ अपने बेटे को देकर गए हैं, आपको तो कुछ नहीं मिला ना? मैं चुप सन टूटकर रह गई। बहू ने अंतिम वार भी कर दिया, कृपया इस घर से 2 दिन में बाहर चली जाइए, मुझे और परेशानी मत दीजिए। मैंने एक पल उसकी आंखों में देखा, ना कोई पश्चाताप, ना शर्म, ना प्यार, बस ठंडा निष्ठुर व्यवहार। मैं कमरे में जाकर बैठ गई। मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो रहे थे, पैर कांप रहे थे और दिल बेहद भारी। मैंने पति की फोटो को उठाकर सीने से लगाया। सुरेश, तुम मुझे अकेला छोड़ गए। जिन लोगों के लिए मैंने अपना सब कुछ दिया, आज वही मुझे घर से निकालने पर तुले हैं। मैं कहाँ जाऊं? उसी देर फोन बजा। अजनबी नंबर। कमजोर आवाज में मैंने कहा, हेलो मिसेस मेहरा जी, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूं। हमें आपके पति श्री सुरेश मेहरा के बैंक रिकॉर्ड अपडेट करने हैं। आपको कल बैंक आना होगा। मैंने कहा, पर क्या जरूरत है? सब बेटे के नाम ही होगा। मेरा क्या? फोन के दूसरी तरफ आदमी ठहर गया, फिर बोला, नहीं मैडम, आपकी जानकारी जरूरी है, क्योंकि ये घर 1987 से आपके नाम पर है। मैंने समझा शायद मैं ठीक से सुन नहीं पाई। क्या? वह दोबारा बोला, जी मैडम, घर के सारे दस्तावेज आपके नाम है, बैंक में अपडेट हुआ है, आपको आकर दस्तावेज लेने होंगे। मेरा दिल धड़कने लगा, कमरे की दीवारें हिलने लगीं जैसे। मेरे पैरों में जैसे ताकत लौट आई। जो घर मुझे बोझ समझकर छोड़ने को कहा गया था, जिस घर से मुझे निकालने की बात की गई थी, वही घर मेरे ही नाम था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार दर्द के नहीं, सम्मान वापस मिलने की उम्मीद के थे। मैंने धीरे से फोटो में अपने पति से कहा, सुरेश, तुमने जाते जाते मुझे गिरने नहीं दिया, तुमने मेरी लाज रख ली। आज से 2 दिन पहले तक मैं दुनिया में अकेली लग रही थी, लेकिन आज पहली बार महसूस हुआ मेरे पति ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरी पीठ पर ऐसी ताकत छोड़ दी थी जिसकी भनक तक किसी को नहीं थी। सुबह की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी, पर मेरे दिल के भीतर अजीब सी गर्मी उठ रही थी। 2 दिन से घर की हर दीवार मुझे पराया सा महसूस करा रही थी, लेकिन बैंक के उस फोन ने जैसे मेरे अंदर सोई हुई ताकत को झकझोर कर जगा दिया था। रात भर मैं सो नहीं पाई। कभी पति की तस्वीर को देखती, कभी बहू और बेटे की बातें याद करती। किन शब्दों और किस अधिकार से उन्होंने मुझे कहा था, घर छोड़ दीजिए, आप बोझ हैं। और मैंने उस वक्त जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं टूटी हुई थी, क्योंकि मैं शोक में थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये घर अब सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। मेरी बहू, मेरे बेटे, मेरे पति का बनाया हुआ एक संसार। लेकिन आज
आज मुझे एहसास हुआ कि सुरेश ने जाते जाते मेरे लिए एक ऐसा सत्य छोड़ा था जो मेरा सम्मान बचा सकता था, जो मेरे अस्तित्व को फिर से खड़ा कर सकता था। सुबह होते ही मैंने साड़ी बदली, हल्के ग्रे रंग की, जो सुरेश को हमेशा पसंद थी। बाल हल्के हल्के संवारे, आंखें साफ की और दिल को दृढ़ किया। रसोई में कदम रखा तो बहू पहले ही मौजूद थी। शायद मुझे घर छोड़ने का इंतजार कर रही थी। उसने ठंडी नजरों से मुझे देखा और बोली, मम्मी जी, आपने सोचा कि कहाँ हुआ मानेंगी या फिर हमें बोलना पड़ेगा? मैंने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं थोड़ी देर में बैंक जा रही हूं, उसके बाद बात करेंगे। साक्षी को शायद मेरे स्वर में बदलाव महसूस हुआ। वो उलझ गई। बैंक? किस लिए? मैंने शांत स्वर में कहा, तुम्हें आज शाम तक सब पता चल जाएगा। उसने होठ दबाए, जैसे किसी अनजानी आशंका से डर गई हो, लेकिन मैं बिना कुछ कहे बाहर निकल आई। आज किसी भी अनादर से ज्यादा सच का सामना करना जरूरी था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी इमारत में कदम रखते हुए मुझे सुरेश की बहुत याद आई। हम दोनों यहाँ कितनी बार साथ आए थे, कभी एफडी कराने, कभी पेंशन अपडेट कराने, बस पासबुक पर एंट्री कराने। आज मैं अकेली थी, लेकिन उनके भरोसे की छाप मेरे साथ थी। काउंटर पर बैठा अधिकारी वही था जिसने कल फोन किया था। 40 के आसपास उम्र, शांत स्वभाव। उसने मुझे देखते ही कहा, नमस्ते मैडम, आप मिसेज मीना मेहरा हैं? जी हाँ, वह फाइल निकालते हुए बोला, ये आपके घर के दस्तावेज है। 1987 में आपके पति ने आपके नाम रजिस्टर्ड करवाया था, और यहाँ उनकी लिखावट में नोट भी है, ताकि मेरी पत्नी को किसी पर निर्भर न रहना पड़े। मेरी आंखें भर आई। मैंने फाइल को छूकर ऐसे पकड़ा जैसे सुरेश का हाथ पकड़ा हो। अधिकारी आगे बोला, मैडम, घर लोन फ्री है, टैक्स भी क्लियर है। आपका बेटा या कोई और इस प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकता। यह कानूनी रूप से केवल आपका है। मेरे दिल में पहली बार 68 की उम्र में एक अजेय शक्ति का अनुभव हुआ, जैसे सुरेश मेरे पीछे खड़े हो और कह रहे हो, मेरे तुम्हें गिरने नहीं दिया मीना। अफसर ने फिर नरम आवाज में पूछा, मैडम, कोई समस्या है क्या? आप चाहे तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटा, अब समस्या नहीं रही, अब समाधान हाथ में है। मैं बैंक से बाहर निकली। कदम भारी नहीं थे अब, बल्कि आत्मविश्वास से भरे हुए थे। घर पहुंचते ही बहू और बेटा ड्राइंग रूम में बैठे थे, शायद ट्रेनिंग ले रहे थे कि मुझे कैसे भेजा जाए। उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, सिर्फ एक अजीब सा बेताब इंतजार। बेटा बोला, माँ, साक्षी ने बताया आप बैंक गई थी, क्या काम था? मैंने शांति से कहा, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई लेने गई थी। वह उलझ गया, क्या मतलब? मैं उनके बीच बैठी, दस्तावेज मेज पर रखती और कहा, ये घर जिसमें तुम लोग आज मुझे बोझ कहकर निकालना चाह रहे थे, ये घर 1988 से मेरे नाम पर है। कमरे में जैसे किसी ने पिघला हुआ लावा डाल दिया हो, सन्नाटा, गर्मी, झटके और चौका। साक्षी का चेहरा उतर गया। उसने फौरन दस्तावेज पकड़े और पन्ने पलटने लगी, जैसे सच देखने में भी उसे डर लग रहा हो। बेटा सूखे गले से बोला, माँ, ये कैसे? मैंने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे इस घर का मालिक बनाया ताकि मैं अपनी बुढ़ापे की जिंदगी इज्जत से जी सकूं, किसी की दया पर नहीं। तो इसका मतलब? मैंने उसकी तरफ देखकर धीरे धीरे कहा, इसका मतलब है कि जिस घर से तुम मुझे निकालना चाहती थी, उस घर में रहना है या नहीं, अब निर्णय मेरा होगा, तुम्हारा नहीं। उस वक्त पूरे कमरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, मेरे सम्मान की। 68 की उम्र में पहली बार मैंने अपने भीतर एक ऐसी शक्ति महसूस की जो किसी बहू के शब्दों से नहीं, किसी बेटे की बेरुखी से नहीं, बल्कि अपने पति की आखिरी मोहब्बत से उपजी थी। लड़ाई अभी शुरू हुई थी, बहुत कुछ कहना, सुनना और तय करना बाकी था। मेरे जीवन का यह दूसरा अध्याय पहले से ज्यादा मजबूत होने वाला था। रात के लगभग 9:30 बजे थे। घर में पहले जैसा शोर नहीं था, ना टीवी की आवाज, ना बर्तन खनकने की, ना ही किसी की हंसी। बस एक शांत, ठंडी सी हवा खिड़की के पर्दों को हल्का हल्का हिला रही थी। मैं अपने कमरे में अकेली बैठकर वही पन्ने पकड़े हुए थी, घर का 1987 वाला सेल अग्रीमेंट, जिसमें साफ साफ लिखा था, मकान मालिक सावित्री देवी, यानी मैं। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे, दिल में डर और उम्मीद दोनों थे। डर इस बात का कि अब क्या होगा, और उम्मीद इस बात की कि शायद जीवन पहली बार मुझसे माफी मांगने आया है। पर सच बोलूं तो दर्द अभी भी वही था। पति के जाने के सिर्फ 2 दिन बाद ही बहू के शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे, आप बोझ है, अब ये घर छोड़ दीजिए।
मैंने दस्तावेजों को अपने पास रखा और तकिए पर सिर रखकर थोड़ी देर आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। अगली सुबह जब मैं बाहर निकली तो बहू किचन में थी, फोन पर वीडियो कॉल करते हुए। शायद अपनी माँ से शिकायत कर रही थी। अब मम्मी, ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती। घर छोटा है, जिम्मेदारियां अलग हैं, हमें भी अपनी प्राइवेसी चाहिए। उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसने कॉल कट कर दिया और ताना कसते हुए बोली, नाश्ता बना लीजिए, हमारे पास ऑफिस का टाइम नहीं है सुबह सुबह। पहले के दिनों में मैं चुपचाप मान जाती थी, लेकिन आज मेरे भीतर कुछ अलग ही ताकत जाग चुकी थी। मैंने धीरे से कहा, आज नाश्ता तुम दोनों बना लो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बहू ने उलझक कर पूछा, क्या? मैंने अपने कमरे में जाकर फाइल उठाई और उसके सामने रख दी। उसकी आंखें पहले तो ठहरी, फिर चौड़ी होती चली गई। ये घर आपके नाम पर? 1987। ये तो हमारे शादी से भी पहले का। उसकी आवाज अटक गई। तभी बाहर से दरवाजे की घंटी बजी। मैं दरवाजा खोलने गई। बैंक से आए वही अधिकारी खड़े थे जिनका कल फोन आया था। सावित्री जी, उन्होंने विनम्रता से पूछा। जी, हमें कुछ दस्तावेजों की पुष्टि करनी है। ये घर आपके नाम पर है ना? आपकी लेट हस्बैंड की पेंशन और नॉमिनेशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कागजात अपडेट होने हैं। बहू दूर से ये सब सुन रही थी। अधिकारी ने बैठकर मुझसे सारी बातें समझाई। कहाँ साइन करने हैं, कौन कौन सी रकम मेरे नाम है और पति ने क्या क्या मेरे लिए सुरक्षित छोड़ा था। मैं सिर्फ सिर हिलाती रही। दिल भारी था, लेकिन आंखों में पहली बार एक अलग ही सा आत्मविश्वास था। अधिकारी के जाने के बाद मैंने बहू को बुलाया। बहू चुप थी। वह बिना आवाज किए सोफे पर बैठ गई। माँ, मुझे नहीं पता था कि घर आपके नाम पर है, उसने धीमे से कहा। मैंने पहली बार उसकी आंखों में वो घबराहट देखी थी जो सच सामने आने पर आती है। तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं थी, मैंने शांत आवाज में कहा। पर मुझे घर से निकालने की बात करने से पहले एक बार ये सोच लेती कि मैं तुम्हारी माँ भी हूं और इस घर की मालिक भी। बहू ने सिर झुका लिया। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, माँ, मेरा वो मतलब नहीं था, बस हालात ऐसे थे। मैंने उसे रोक दिया। बहू, तुम्हारो हालात मेरे से ज्यादा भले ही मुश्किल हों, लेकिन तुमने मुझे जिस लहजे मैं बोला था, वो गलती हालात नहीं, तुम्हारा अहंकार था। वह कुछ बोल नहीं पाई। उस दिन पहली बार चाय बहू ने बनाई, मेरे कमरे तक लाकर दी। माँ, आप पी लीजिए। आवाज में धीमापन था। मैंने चुपचाप कप उठा लिया। उसके बाद दोपहर तक घर में एक अजीब सी शांति थी, जैसे पुराना धूल भरा सच अब जाकर खिड़की से बाहर निकला हो। शाम को मेरा बेटा ऑफिस से आया। बहू ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ था। शायद उसे लगा कि मैं उससे शिकायत करूंगी, लेकिन मैं शांत थी। बेटा मेरे पास बैठा और बोला, मम्मी, बैंक से लोग आए थे, सब ठीक तो है? मैंने कहा, हाँ, सब ठीक है। लेकिन इस बार मेरे अंदर वो पुरानी असहायमान नहीं थी। एक ऐसी औरत थी जिसे करीब 40 साल बाद अपना हक मिला था, कानूनी भी और इज्जत का भी। रात को मैं बरामदे में अकेली बैठी थी। हल्की हवा चल रही थी और आसमान में कुछ टूटे बादल टहल रहे थे। बहू मेरे पास आई, धीरे धीरे कदम रखते हुए। माँ, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। मुझे डर था, बच्चे की पढ़ाई, लोन, खर्चे, इन सब के बीच मुझे लगा कि अगर आप हमारे साथ रहेंगी तो हम संभाल नहीं पाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी पहली बार। कड़वाहट कम होने लगी थी। बहू, बूढ़े माता पिता बोझ नहीं होते। बोझ वो अपेक्षाएं बनती है जिन्हें परिवार समझ नहीं पाता। तुमने प्यार से कहा होता तो मैं खुद ही पीछे हट जाती। वो रोने लगी। मैंने उसे धीरे से सहारा दिया, पर इस बार एक माँ की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह जिसे आखिरकार अपनी आवाज मिली थी। और तभी मैंने अपना फैसला सुनाया। मैं तुम दोनों के साथ ही रहूंगी, लेकिन अब इस घर में मेरी भी वही इज्जत होगी जो एक मालिक की होती है, और एक माँ की भी। उसने सिर हिलाया, हाँ, मैं दिल से। और उस रात पहली बार मुझे लगा कि पति के जाने के बाद मैं अकेली नहीं पड़ी थी। इस्मत ने मुझे तोड़कर नहीं, बल्कि खड़ा करके आगे बढ़ाना चाहा था। घर मेरा था, इज्जत मेरी थी, एक, और अब आवाज भी मेरी होगी। यही मेरे असली सफर की शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने मेरे भीतर की टूटी हुई माँ को फिर से जिंदा कर दिया। दूसरे दिन सुबह जब मैं उठी तो घर की हवा कुछ अलग थी।
किचन में गैस जलने की आवाज आ रही थी, लेकिन इस बार बहू खाना नहीं, मेरे लिए चाय बना रही थी। मैंने कमरे से बाहर आते ही हल्की सी एक मुस्कान देखी उसके चेहरे पर। शायद उसने पूरी रात सोचा होगा, शायद पछतावा हुआ होगा, या शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस घर में वह रहती है उस घर की जड़ें मेरे हाथों से बनी हैं। मेरे कप में चाय डालते समय उसकी उंगलियां थोड़ा कांप रही थी, जैसे वो अभी भी डर और शर्म के बीच फंसी हुई हो। माँ, आप बैठिए, मैं ले आती हूँ, उसने धीरे कहा। मैंने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। आज पहली बार उसकी आवाज में किसी बहू की नहीं, एक इंसान की गर्माहट थी। बेटा भी वहीं बैठा था। उसने कहा, मम्मी, आज ऑफिस थोड़ा लेट जाऊंगा, आपके साथ नाश्ता करूंगा। आम तौर पर वह पीछे भागते भागते खाना ले जाता था। आज उसकी आंखों में नरमी थी, लेकिन मैं जानती थी ये सिर्फ मेरा नहीं, सच्चाई का असर था। हम तीनों साथ बैठे और मुझे ऐसा लगा जैसे लंबे समय बाद ये घर घर जैसा लग रहा है। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन ये एहसास मेरे दिल को छू गया। बहू ने बात शुरू की, माँ, मैं सच में माफी चाहती हूँ। शायद मैंने आपको समझने की कोशिश ही नहीं की। मुझे लगा मैंने उसके वाक्य को धीमे से पूरा किया कि मैं अब सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ, एक बोझ। उसने सिर झुका लिया। बेटा बोला, पिताजी अक्सर कहा करते थे कि इस घर की असली शक्ति आप है। मैं सोच भी नहीं सकता कि आप कहीं और जाओ। ये सुनकर मेरा दिल एकदम भर आया। पति की याद ऐसे समय में और भी चुभती है, पर शायद उनकी ही दुआ थी जो आज इतनी बड़ी सच्चाई मेरे सामने आई थी। दोपहर को मैंने घर के कुछ पुराने फोटो एल्बम निकाले। बहू चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई। ये आपकी शादी की फोटो है? उसने पूछा। मैं मुस्कुरा दी। हाँ, ये 1969 की है। वह एक एक फोटो देखती रही, जैसे पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि मैं भी कभी जवान थी, खुश थी, उम्मीदों से भरी थी। फिर मैंने एक फोटो निकाली, पतीले में चूल्हे पर खिचड़ी बनाते हुए मेरी तस्वीर। बहू ने पूछा, ये कहाँ का है? यही इस घर का। तब किचन बाहर बना करता था। वह धीरे से बोली, इस घर से आपकी कितनी यादें जुड़ी है ना माँ? ये सवाल ही मेरे लिए बहुत था। मैंने कहा, यादें तो बहुत हैं, पर मायने तब होते हैं जब घर में अपनापन भी हो। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, माँ, मैं अपनापन वापस लाना चाहती हूँ। सीखना चाहती हूँ कि आपको क्या पसंद है, कैसा खाना बनाना है, क्या तरीका है घर संभालने का। मेरे भीतर कुछ पिघलने लगा था। शाम को बेटा अपने कमरे में था। बहू मेरे पास आई और बोली, माँ, मैं सोच रही थी क्यों ना हम घर एक काम बांट लें। सब कुछ आप पर न रहे, न ही सब कुछ मुझ पर। उसकी बात सुनकर मुझे वर्षों बाद ऐसा लगा कि मैंने सिर्फ बहू नहीं, एक बेटी पाली है। मैंने कहा, काम बांटने से घर चलता है और दिल बांटने से परिवार। वह मुस्कुरा दी। तो आज से मैं आपके साथ किचन में काम करूंगी, उसने कहा। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, और आज से मैं भी तुम्हारे हर फैसले में साथ रहूंगी, पर पहले की तरह चुप नहीं। अब मेरी आवाज भी होगी। बहू ने सिर हिलाया और पहली बार मुझे गले लगा लिया। मेरे आंसू उसके कंधे पर गिरते रहे। ये कमजोरी नहीं थी, ये वो ताकत थी जो कभी दबा दी गई थी। रात को डोरबेल बजी। बेटा दरवाजा खोलने गया। एक आदमी खड़ा था, हाथ में कुछ दस्तावेज लिए। मैडम से मिलना है, उसने कहा। मैं बाहर आई। उसने कागज आगे बढ़ाते हुए कहा, ये आपके लेट हस्बैंड की पेंशन, ग्रेच्युटी और प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन से जुड़े फाइनल डॉक्यूमेंट्स हैं। अब से जितनी भी राशि है वह सीधे आपके अकाउंट में आएगी। आपके बेटे या बहू का इस पर कोई क्लेम नहीं है। बहू और बेटा दोनों वहीं खड़े थे। बहू ने चौंक कर मेरी ओर देखा। माँ, ये सब सिर्फ आपके लिए? मैंने दस्तावेज ले लिए और धीरे से कहा, हाँ, तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में जितना भी जोड़ा सब मेरे लिए था, और मैं ये सब किसी पर बोझ बनकर नहीं, अपने हक से जीकर इस्तेमाल करूंगी। बेटा बोला, मम्मी, यह सब आपका है और आपका ही रहेगा। हम सिर्फ आपका साथ चाहते हैं, आपका हक नहीं। मेरी आंखें फिर भीग गईं। रात को मैं अपनी पुरानी डायरी लेकर बैठी। मैंने लिखा, आज मैंने अपना घर नहीं, अपना सम्मान वापस पाया है। बहू की आंखों में जो डर था वह अब सम्मान में बदल रहा है, और बेटे की आवाज में जो मजबूरी थी वह अब प्यार में बदलने लगी है। शायद जिंदगी मुझे सिखाना चाहती है कि जो औरत अपने हक पर चुप हो जाए वही एक दिन सबसे ज्यादा टूटती है, और जो खड़ी हो जाए वही परिवार को बचाती है। डायरी लिखते हुए मेरे हाथ नहीं कांपे, क्योंकि पहली बार मेरे शब्द मजबूत थे। पहली बार मेरा दिल हल्का था, और पहली बार मैं सिर्फ मां नहीं,
घर की असली मालिक थी। अगली सुबह जब मैं बरामदे में बैठकर चाय पी रही थी तो हल्की धूप दीवारों पर फैल रही थी। आज की धूप में एक अलग ही गर्माहट थी, शायद इसलिए कि मेरे भीतर का अंधेरा अब काफी हद तक मिट चुका था। बहू किचन में थी और बेटा अखबार को तह कर रहा था। मुझे देखते ही बोला, मम्मी आज हम सब साथ में मंदिर चलेंगे, बहुत दिन हो गए हैं। पहले वह सिर्फ बहू को ले जाता था। मुझे हमेशा लगता था कि मैं बस एक जिम्मेदारी हूँ, एक पुरानी आदत की तरह इस घर में रह रही हूँ। लेकिन आज माहौल अलग था। आज मैंने खुद को पहली बार घर की मालकिन नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा महसूस किया। हम तीनों मंदिर जा रहे थे। रास्ते में बहू ने मुझसे पूछा, माँ आपको पूजा में क्या चढ़ाना पसंद है? मेरे मन में एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कभी किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा था कि मुझे क्या पसंद है। मैंने कहा, बस 2 पीले फूल और थोड़ा सा चावल। बाकी सब मन से होता है। बहू ने सिर हिलाया, आज से आपकी हर पसंद मेरी जिम्मेदारी होगी। उसके शब्दों में न मजबूरी थी न दिखावा, बस एक सच्चा अपनापन। मंदिर की घंटियों की आवाज ने मेरे अंदर जैसे कुछ खोल दिया। मैंने भगवान के सामने आंखें बंद की और मन ही मन बोली, धन्यवाद, सिर्फ पैसे या घर के लिए नहीं बल्कि मेरी खोई हुई इज्जत लौटाने के लिए। घर आते समय बेटा अचानक रुका। उसने गाड़ी साइड में लगाई और मेरी तरफ मुड़ा। मम्मी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत जरूरी बात। मैंने उसे देखा। मम्मी मुझे बहुत अफसोस है, मैं आपकी मजबूरी समझता था लेकिन आपका अकेलापन नहीं। मैंने आपका दर्द देखा ही नहीं, और अगर आप कल वो कागज न दिखाती मुझे कभी एहसास ही नहीं होता कि आप हमसे कितना छुपकर सहती रही। यह सुनकर मेरे दिल में एक टीस उठी, लेकिन साथ ही राहत भी कि मेरे बेटे ने सच आखिरकार देख लिया। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, बेटा गलती तुम्हारी नहीं मेरी थी। मैंने खुद को इतना पीछे कर दिया कि तुम मुझे देख ही नहीं पाए। माँ जब चुप होती है तो घर उसे भूल जाता है। बहू ने धीमे से कहा, माँ अब ऐसा कभी नहीं होगा। और पहली बार मुझे लगा शायद सच का उजाला वाकई रिश्तों को बदल देता है। शाम को जब हम घर पहुंचे तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार मेरी पड़ोसन शांता आई थी, जो मेरे पति के समय में अक्सर घर आती थी। मुझे देखते ही बोली, अरे सावित्री, सुना है घर की मालकिन तुम हो? बधाई हो बहन। बहू और बेटा अंदर खड़े सब सुन रहे थे। मैं मुस्कुराई, शांता मालकिन तो मैं 1987 से ही थी, बस घर वालों को आज पता चला। हम दोनों हंस पड़े। शांता ने बहू की तरफ देखा और बोली, बहू तुम खुशकिस्मत हो, हर घर में ऐसी सास नहीं मिलती। सावित्री जैसी औरतें समय से हारती नहीं बल्कि समय को बदल देती है। बहू ने मेरी तरफ देखा, आंखों में सम्मान झलक रहा था। मुझे अपने अंदर एक गर्व महसूस हुआ जो सालों से दबी हुई थी। रात को बेटा बोला, मम्मी आज हम सब बैठकर एक बात तय करेंगे। मैंने कहा, बोलो बेटा। वह बोला, आज से ये घर 3 लोगों का होगा, आपका, मेरा और मेरी पत्नी का। किसी का हक दूसरे से कम नहीं। मैंने उसकी बात सुनी और दिल को ठंडक मिली, लेकिन मुझे कुछ कहना था, वो जो मैं सालों से कहना चाह रही थी। मेरी एक शर्त है। दोनों मुझे देखने लगे। मैंने कहा, इस घर में अब से ना कोई आवाज ऊंची करेगा, ना किसी को बोझ कहा जाएगा और ना किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा। हम तीनों बराबर हैं, रिश्तों में भी और अधिकारों में भी। बेटा और बहू दोनों ने एक साथ कहा, हम वादा। मेरे अंदर जैसे पूरा पहाड़ हल्का हो गया। कुछ दिन बाद बहू मेरे कमरे में आई और बोली, माँ मैंने आपके लिए एक चीज खरीदी है। उसने एक सुंदर सा नाम प्लेट निकाला, सावित्री देवी गृहस्वामिनी। मेरी सांसें थम गई। बहू बोली, ये सिर्फ एक नेम प्लेट नहीं है, ये उस इज्जत का नाम है जो हमेशा आपकी थी। अब इसे हमने स्वीकार कर लिया है। उस नेम प्लेट को छूकर देखा, मानो मेरे पति की आत्मा ने मेरे हाथों में गर्व भर दिया हो। आज महीनों बाद मैं अपने कमरे में बैठकर वही डायरी खोली और मैंने लिखा, मेरा दर्द मेरी कमजोरी नहीं, मेरी पहचान बन गया। मैं टूटी नहीं, मैं बदली हूँ। और आज उसी बदलाव ने मेरे घर में सम्मान वापस लाया है। फिर मैंने डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन उसकी रोशनी अभी भी चमक रही थी। जिस तरह मेरी जिंदगी ढली थी, पर मेरा सम्मान अभी भी चमकता था। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस माँ की है जिसे किसी दिन कहा गया तुम बोझ हो, और हर उस औरत की है जिसने आखिरकार सीना तानकर कहा, मैं घर की नींव हूँ, बोझ नहीं।